हेलो गाइस, और रणनीति की आज की वीडियो में जो हम एक डिस्कशन करने वाले हैं जिस एग्ज़ाम का बहुत ये बहुत एक रेगुलर एग्ज़ाम नहीं है, कभी कभी होता है 2 साल 3 साल पे। और आई थिंक ये 2-3 साल के बाद ये एग्ज़ाम फिर से आया हुआ है। काफ़ी लंबे समय के बाद आया है, लास्ट 2014 में आई थिंक हुआ था ये। एग्जैक्टली तो आज हम जिस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं वो है ICAR-IARI असिस्टेंट एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, जो बेसिकली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है। और इसका नोटिफिकेशन आया है 6 मई को, जिसमें आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दे सकते हो 7 मई से और 1 जून तक। ये इस टाइम पे आप अपना अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। इसका एग्ज़ाम जो है वो जून के मोस्ट प्रोबेबली जून के लास्ट वीक में होने वाला है। ठीक है गाइज, तो थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में हम बता देते हैं क्या है। सोनू, कितनी पोस्ट है इस एग्ज़ाम की इस बार जो आई हुई हैं? तो एग्जैक्टली जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसमें वो 400 समथिंग है, 462 वैकेंसीज आई है। लेकिन यहाँ पे एक जो है हेडक्वार्टर की वैकेंसी है और एक इंस्टीट्यूट की वैकेंसी है। तो जो हेडक्वार्टर की वैकेंसी है वो है 71 वैकेंसी इन टोटल, और जो इंस्टीट्यूट्स के हैं वो है 391 वैकेंसी इन टोटल। तो दोनों के अलग अलग हैं, और मतलब इसके जो अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि इसके सैलरी जो है वो भी अलग अलग डिस्क्राइब किए गए नोटिफिकेशन में। बेसिकली जो हेडक्वार्टर्स है वो दिल्ली बेस्ड होगा। तो जो भी स्टूडेंट ये चाहते हो कि यार वो दिल्ली बेस्ड हेडक्वार्टर में जॉब करना, क्योंकि एक तो फैसिनेटिंग सैलरी भी है, इसकी सैलरी भी अच्छी खासी उससे बेटर है। उसके अलावा जो सेकंड पोजीशन बता रहे हो सोनू, इंस्टीट्यूट्स की है, जो अलग अलग सिटीज में जो इनके सेंटर्स होंगे वहां पे एलोकेट होंगे आप, और सैलरी उस हिसाब से डिवाइडेड है। तो अराउंड 44 के हेडक्वार्टर्स की सैलरी होगी, और इंस्टीट्यूट की क्या होगी सैलरी? अराउंड 34 समथिंग है, वो इंस्टीट्यूट में भी आपको मिलेगा। एज एन असिस्टेंट दोनों ही जगह पे एज एन असिस्टेंट आप वर्क करेंगे। लेकिन जो हेडक्वार्टर की वैकेंसी है वो 44 समथिंग है, एंड जो इंस्टीट्यूट की जो सैलरी है वो 34 समथिंग है। ठीक है, तो यानी कि एक अच्छा एग्जाम है, अच्छी सैलरी है, गवर्नमेंट जॉब है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हो गए आप, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में हो। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए आई हुई है। अच्छा, अब हम ज़रा बात करते हैं सोनू, हमने एग्ज़ाम का डिटेल देख लिया, क्या एग्ज़ाम है, क्या पोजीशन है, असिस्टेंट की पोजीशन हो गई, कहाँ रिक्रूटमेंट होता है, क्या सैलरी है। अब जो मेन चीज़ आती है एग्ज़ाम पैटर्न इसका। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न ज़रा बताओगे, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है इस चीज़ एग्ज़ाम का? बेसिकली जो आप लोग एग्ज़ाम देंगे वो आपको 3 फेज में एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स, मेंस और स्किल टेस्ट। जैसे जो एसएससी सीजीएल का पैटर्न है लगभग ऑलमोस्ट मैचेबल है। यहाँ पे प्रीलिम्स में आपको 4 सेक्शन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश 4 सेक्शन है। 25-25 क्वेश्चंस आपको हर एक सेक्शन में मिलेंगे। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे आपको ईच, और टोटल आपको 200 मार्क्स, यानी कि 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जहाँ पे आपको 1 घंटे का समय मिलता है। जो लास्ट पेपर हुआ था मतलब 2014-15 के अराउंड जो पेपर हुआ था वहाँ पे समय ज़्यादा मिलता था, लेकिन अब जो पेपर हो रहा है वहाँ पे समय कम कर दिया गया है, प्रीलिम्स में भी, और जो हमारा मेंस का पेपर होगा उसमें भी समय कम कर दिया गया है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वो रखा गया है, तो इस बात का ध्यान आप सभी लोग जरूर रखेंगे। अच्छा, इसके बाद जो प्रीलिम्स बच्चे क्वालिफाई करेंगे, मेंस का एग्जाम देंगे, वो मेंस में 2 पेपर होंगे आपके। पेपर 1 बेसिकली जो क्वांट और इंग्लिश का होगा, क्वेश्चन क्वांट में है 100 मार्क्स, और जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के। ठीक है, टोटल 2 आवर्स का टाइम होगा आपके पास, 2 घंटे हैं, 2 पेपर्स होंगे, क्वांट और इंग्लिश, बेसिकली जैसे आप सीजीएल में देते हो वही। थर्ड पे जो पेपर 2 है मेंस का, वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें आपको एस्से राइटिंग, लेटर राइटिंग, जो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव पेपर्स आते हैं, एग्जैक्टली राइटिंग होता है, वो सारी चीजें आपको पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। वो उसके लिए आपको मिलता है 1 घंटे का समय। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड फेज है आपका स्किल टेस्ट है। उसमें बेसिकली कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि बेसिकली मुझे लगता है टाइपिंग का जो एग्जाम होता है, टाइपिंग का, और जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, जैसे कि एमएस ऑफिस में आपका वर्ड आता है या नहीं आता है, पावर पॉइंट में आप स्लाइड्स बना पाते हैं, जो स्प्रेडशीट पे वर्क होता है वो आपको आ रहे हैं। वो 15 मिनट का एक आपका स्किल टेस्ट होता है बस। एग्जैक्टली तो आपकी बेसिकली जो बेसिक नॉलेज है, क्योंकि आप एज अ असिस्टेंट उस पोस्ट पे जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको वर्ड पे, ऑफिस में, एक्सेल पे का कमांड होना चाहिए, आप उस पर बेसिक आपको काम करना आना चाहिए। और वो क्वालिफाइंग है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज अगर है तो बस वो क्वालिफाई आप कर जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये एग्जाम इन 3 फेजेस में होने वाला है। प्री क्वालिफाई करोगे तो मेंस के बाद आपका स्किल टेस्ट, और एक ओवरऑल रैंकिंग बनेगी जिसके हिसाब से आपके अच्छा सोनू, इसके बाद क्या इसमें इंटरव्यू भी होगा? नहीं, इंटरव्यू कुछ भी नहीं है। लास्ट आपका स्किल टेस्ट होगा, जो आपका कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो चेक किया जाएगा। उसके बाद आपकी जो मेरिट बन के कॉल लेटर आपको, जैसे कि बिल्कुल एसएससी का पैटर्न है कि आपकी इंटरव्यू वगैरह टेंशन नहीं है, तो यानी कि रिटन एग्जाम्स होंगे, उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि बहुत बेसिक सा टेस्ट
टेस्ट होगा और उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग, यानी कि एक बहुत अच्छा चांस है, बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब में क्वालिफाई करने की। डिसेंट सैलरी भी है आपके लिए। ठीक है, अच्छा सोनू, इसके बाद हम जरा सिलेबस पे ध्यान देते हैं कि सिलेबस क्या है इसका। हाँ जी, हाँ जी, सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो भी एसएससी का सिलेबस, जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इजी रहने वाला है, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस ऑलमोस्ट 95% जो है, 99% हम कह सकते हैं कि सिलेबस जो है ICAR असिस्टेंट का वो एसएससी वाला है। ठीक है। अच्छा सोनू, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे इस एग्जाम का लेवल क्या होगा? CGL का लेवल आप मान लो, जो CGL ग्रेजुएट लेवल, हाँ ग्रेजुएट लेवल पे एग्जाम हो रहा है, तो जो CGL के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्री मेंस देते हैं, आप वही लेवल मान के चलो। ठीक है, तो फिर ये तो उनके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो एसएससी की प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं, उनको साल में सिर्फ एक एग्जाम मिलता है CGL का, उनके लिए तो बहुत अच्छा चांस है, एक अच्छा एग्जाम उनको मिलेगा और प्रिपरेशन उनकी ऑलमोस्ट वही होने वाली है। बिल्कुल। एक बार मैं टॉपिक डिस्कस कर देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर हम पहला सेक्शन की बात करते हैं यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, तो वहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि कुछ वर्बल पार्ट है, कुछ नॉन वर्बल पार्ट है। ठीक है, तो जैसे कि वर्बल में एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जितने भी हमारे नॉन वर्बल वाले सीरीज होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हैं हमारे, या फिगर बेस्ड जितने भी हमारे क्वेश्चंस रीजनिंग में आते हैं नॉन वर्बल वाले में, ये सारे आपको रीजनिंग में कवर किया जाएगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस इन जीके में, जैसा कि जितने भी स्टैटिक पोर्शन हैं जीके में पढ़ना है आपको, बीट, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, राइट, और जनरल साइंस के पोर्शंस, और साथ ही साथ उसके करंट अफेयर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद सर एक बार क्वांट का बता दीजिए कि क्वांट में क्या चीज़ें हैं। यार सोनू, जब भी हम डिस्कस करते हैं ना इन एग्जाम्स के बारे में, और जब भी हम रीजनिंग या जनरल अवेयरनेस क्वांट की बात करते हैं, तो क्वांट में आप देखते हो, मैं एक चीज़ जो हमेशा जिस चीज़ पे हम एम्फेसाइज करते हैं वो उसके जो कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं। बिल्कुल। जैसे कि फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज के क्वेश्चंस हो गए, एवरेज हो गया, जिनका यूज़ आपको हर किसी ना किसी अर्थमेटिक के चैप्टर्स में होता है। चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो आपकी स्पीड एंड डिस्टेंस हो, टाइम एंड वर्क हो, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बट ये जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शंस, परसेंटेज और एवरेज, ठीक है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत बेसिक है, और आज की डेट में ये किसी भी इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक टॉपिक का एक कह सकते हो बेस बन सकता है, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में इनका यूज करके करते हैं। तो हमारे बेस के लिए आप ये 3-4 टॉपिक्स को कवर करो, अच्छे से इन पे कमांड करो। उसके बाद जो आपके टॉपिक्स आ जाते हैं वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, जो एडवांस मैथ के पोर्शंस हैं, ट्रिगो है, अलजेब्रा है, मेंसुरेशन है, ये सारी चीजें भी आपको कवर करनी होगी। तो इसमें आपको देखो, जो टॉपिक्स हैं वो आपके पास ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स के लिए सेम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस है। तो आपको जो मेन फोकस करना है, अगर जिन स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया है प्रिपरेशन बिल्कुल अभी, या अभी कोई एग्जाम नहीं दिया या फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले, तो उनको तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए पढ़ना होगा। बट जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने साल में कई सारे एग्जाम दे चुके हैं या देते एग्जाम्स दे रहे हैं, और प्रिपरेशन भी उनकी काफ़ी हुई है, वो तो उनको तो मैं सिर्फ कहूँगा सोनू कि वो सिर्फ और सिर्फ जितना भी मॉक टेस्ट अगर उनको मिलता है, प्रोवाइड कोई कराता है जहाँ से उनको 15, 20, 25, 30 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, वो कंटिन्यू मॉक टेस्ट देते हैं डेली बेसिस पे, और अपने आप को डे टू डे एनालाइज करें, इंप्रूव करें, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाएं, जो उनके एरर्स हो रहे हैं उनको कम करें, स्पीड इनकी इंक्रीज करें। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ है भाई। क्वांट में या क्वांट की टॉपिक की बात कर लो या रीजनिंग की बात कर लो, ये चीज़ है कि आपकी स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस ही है जो आपको इंप्रूव करेगी, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाएगी। इंग्लिश की बात करें, एक बार बता देते हैं कि इंग्लिश में क्या है। जब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का जो आपका वहाँ पे टेस्ट होगा, उसमें आपका जो एक तो जो अनसीन पैसेज आरसीज आपको पूछे जाते हैं वो तो रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आपको रहेंगे, राइट, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस रहेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स जो है जनरली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बच्चे एसएससी और रेलवे की तैयारी करते आ रहे हैं पिछले 1-2 साल से 3 साल से, वो सब उनका सब जितने भी टॉपिक्स हैं पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि वो कंप्लीट सिलेबस वही इस एग्जाम का भी है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जो तैयारी करते आ रहे हैं, सिंपल सा आप मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। और जितने भी बच्चे अभी मतलब स्टार्ट करें हैं, अगर एसएससी का प्रिपरेशन करने के लिए, अगर वो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, तो उनके लिए मतलब एक मौका है और कह सकते हैं एक चांस है कि वो अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं इस एग्जाम के थ्रू कि आगे अगर वो एसएससी सीजीएल में अटेम्प्ट करते हैं तो उनका लेवल क्या रह सकता है। तो आप लोग भी एग्जाम दीजिए, लेकिन इस चीज़ को एक बार अच्छे से कवर करना बहुत ज़रूरी है। और वो एक मॉक टेस्ट हो या प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व करेंगे तो उससे बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा।
अच्छा तो सुनो, अभी तो हमने सिलेबस वगैरह डिस्कस कर लिया, अब जरा इनकी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करते हैं कि कैसे प्रिपरेशन शुरू करें। बिल्कुल। और हम उन दोनों स्टूडेंट्स को लेके चलते हैं ध्यान में रख के कि जो प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, लाइक सोनू अभी सीजीएल का एग्जाम गुजरा है, या इनफैक्ट अभी खत्म हुआ सीजीएल प्री का, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्री की एग्जाम दिया होगा काफ़ी कॉन्फिडेंट भी होंगे कि यार उनका पेपर अच्छा हुआ या जैसा भी, तो उनको अपने पेपर को लेकर कॉन्फिडेंट होंगे। जिन बच्चों का शायद उनको लगता हो कि अप टू द मार्क नहीं हुआ है, उनके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम है। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले इन दो कैटेगरीज को मैं जो बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होंगे या जिनकी अभी इतनी प्रिपरेशन नहीं है, जो शायद ग्रेजुएट होके निकले हों या ग्रेजुएशन के एग्जाम दिए हों, तो उनके लिए कि यार देखो अभी 30 दिन का टाइम आपके पास है, मैक्सिमम 1 महीने का टाइम है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है अगर आप शुरू से प्रिपरेशन कर रहे हो तो सोनू हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि यार प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करो, सिंपल सी चीज़ है। 1 महीने के समय में सबसे अच्छा ऑप्शन है प्रैक्टिस, या फिर कोई हम ऐसी बुक आपको बताते हैं जिसमें बहुत डिटेल में नहीं, पॉइंट वाइज चीज़ें दे रखी हुई हैं जो कि आप 1 महीने में कवर कर सकते हो, तो उससे आपकी थ्योरी भी कवर हो जाएगी, उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको आइडिया लगेगा उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस सेट्स होंगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, और प्रैक्टिस करके आप अपने आप को और ज़्यादा डे टू डे इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ने का समय आपके पास अब रह नहीं गया है, 30, 40, 50 दिन मैक्सिमम आपके पास है जब एग्जाम का एडमिट कार्ड आ जाएगा और एग्जाम आपके सर पे होगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग क्वेश्चन मतलब चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन सॉल्व करें और उसी क्वेश्चन के थ्रू आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाओ। बिल्कुल सही सुनो, अग्री करता हूँ मैं आपकी बात से। ये चीज़, ये मेथड, ये तरीका बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा इस टाइम के लिए, लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि 30 दिनों में, और कम से कम अगर मैं टोटल टॉपिक्स की बात करूँ तो 50-60 से टॉपिक कम नहीं होंगे। बिल्कुल। तो यानी कि यार आप अगर पर डे 2 चैप्टर्स भी अगर पढ़ने बैठोगे, यार इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो एक बुक हम आपको सजेस्ट करेंगे लास्ट वीडियो के एंड में, जिसमें एक प्रॉपर गाइड है, जो उस गाइड के थ्रू आप 30 दिनों में इस एग्जाम के लिए काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ सकते हो वेरी क्विक टाइम में, लाइक 30 डेज में इन सारे टॉपिक्स के जिस्ट की तरह वो चीज़ कवर हो जाएंगी। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वांट और रीजनिंग है, उसके लिए जो मेन चीज़ है वो है आपकी प्रैक्टिस। उसके लिए हम आपको प्रैक्टिस सेट्स, मॉक टेस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट पर डे एक मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए, चाहे आपकी प्रिपरेशन शुरू ही क्यों ना हुई हो, क्योंकि उससे आपको आइडिया लगता है कि क्या चीज़ें, क्या कमी है, कहाँ पे आप लैग करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको जो एग्ज़ाम देने का वो होता है ना कि एग्ज़ाम हॉल में आप कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या एग्जामिनेशन हॉल में आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी अभी से सेट हो जाएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी। क्योंकि इन एग्जाम्स की जो की पॉइंट है, जो सबसे एक कह सकते हैं ना कि किसी भी ट्रिक जो है वो ये है कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हो। क्यों सोनू? क्योंकि 2 घंटे आपके पास हैं और आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं, तो लाइक आपको बहुत ज़्यादा, लाइक प्री में तो सिर्फ 1 घंटा आपके पास, 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। तो गाइस अगर आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉपर नहीं है तो शायद आप 1 घंटे में 25 से 30 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर पाओगे। एक चीज़ ध्यान में रखिए सभी लोग की वैकेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ। ठीक है, तो कट ऑफ जो है वो एक अच्छा खासा कट ऑफ जाएगा। बिल्कुल। एक हम मतलब समरी नहीं बता सकते कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि काफी सालों से एग्जाम नहीं हुआ है, बहुत पहले हुआ था, तो उस टाइम का पैटर्न या जो भी था सिलेबस थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन अब डिफरेंट है। तो कट ऑफ जो है वो हाई जाने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वैकेंसी उतनी नहीं है, 100 क्वेश्चन है और 1 घंटे का वक्त है। तो आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। यानी कि मेरे हिसाब से अगर आप कम से कम 70-75 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपके चांसेस अच्छे हैं। ठीक है, और वो भी 75 क्वेश्चन ऐसे जिनमें एक्यूरेसी हो आपकी, ऐसा नहीं हो कि आपने सिर्फ अटेम्प्ट करने को तो कुछ भी कर दिया, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इस चीज़ को आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले बहुत ध्यान से करना होगा कि क्वेश्चंस आप ऐसे नहीं कर लो कि कुछ भी तुक्का लगा दिया या फिर रैंडम क्वेश्चंस पिक कर लिए ताकि आपके गलत हो गए, क्योंकि फिर माइनस मार्किंग आपका स्कोर और कम होने वाला है। तो गाइज बेटर और चीज़ ये कि आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो बट एक्यूरेट हो। ठीक है, क्योंकि आपको फ्री फंड में मार्क्स नहीं देना एग्जाम हॉल में। ठीक है, जैसे सीजीएल में आप लोग टारगेट करते हैं कि जो मेरा मार्क्स हो वो 150 प्लस चला जाए, 160 प्लस चला जाए, उसी तरीके से यहाँ भी टारगेट करना पड़ेगा। 200 नंबर के आपके पेपर है जो प्री है, तो पहले तो प्री क्वालिफाई करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे 200 नंबर का है, तो आपको टारगेट करना पड़ेगा कि 160 प्लस हमारा हो जाए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल। तो गाइज बेसिकली आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी है और डेली प्रैक्टिस करना है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। इंग्लिश के लिए सोनू मैं कहूँगा कि वोकैब
आप पढ़ो, और भी आपको वोकैब के लिए बुक्स मिलेंगी। उसके अलावा न्यूज़पेपर्स हैं, जो डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे वहाँ से वर्ड्स मिलते हैं, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने आपको नए वर्ड्स मिलते जाएंगे, वो वोकैब आपकी तैयार हो रही है। दैट मीन्स अगर आप पर डे एक पेपर सॉल्व करते हो इंग्लिश का, तो यार समझो अगर एक पेपर में 5 क्वेश्चन भी वोकैब, 5 क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम या मिला के आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप अगर 30 दिन तक प्रिपरेशन कर रहे हो और 30 दिन डेली एक पेपर देते हो, तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 200 वर्ड्स तो यार ऐसे ही तैयार हो गए। और जो आरसीज होते हैं, आरसीज में अगर आप 3-4 आरसी डेली बेसिस पे अगर सॉल्व करते हैं, तो उसमें आपको सिनोनिम एंटोनिम्स ऑलरेडी होते हैं, और कई आरसीज में फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये सारे प्रैक्टिस आपके होते रहेंगे। आरसी की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि उस टाइम पे उस पूरे फ्रेज को, पैराग्राफ को पढ़ना, उसको समझना और फिर उस पर आंसर करना इतना ईजी नहीं होता है। बट अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आपको पता होगा कि क्या पैटर्न होता है, किस तरह से आपको कहाँ से कैसे चीज़ें क्लिक करनी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम हॉल में। अदरवाइज आप बिल्कुल क्लूलेस हो जाओगे और आपके लिए टाइम भी बिल्कुल नहीं बचेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आरसी इनफैक्ट अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आरसी से आप अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक आरसीज पे जो नॉर्मल ट्रेंड है वो 4-5-6 क्वेश्चंस एक आरसीज पे होते हैं, आंसर उसी में दिया होता है। अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है, तो वो आपके बिल्कुल फ्री मार्क्स हैं, तुरंत आप उसको गेन कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सोनू, अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जीके जो सेक्शन है हमारा, तो आजकल के जितने भी एग्जाम्स में देख रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्योंकि स्टैटिक जो भी पूछा जा रहा है वो भी करंट से रिलेट करके पूछा जा रहा है जो न्यूज में है। एग्जैक्टली हाँ। और आज की डेट में मैं देख रहा हूँ जैसे चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करंट्स के बनते हैं। बिल्कुल, कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, रिसर्च है, कुछ भी है, वो कहीं ना कहीं लिंक होती है इन चीज़ों से और उसके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो गाइज आपको करंट अफेयर्स से तो बिल्कुल अप टू डेट रहना है। उसके अलावा जो एक मेजर सेक्शन है जिसमें मैं बात करूंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोनू, वो है पॉलिटी का। पॉलिटी से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल। और एक इसमें जो सेक्शन है साइंटिफिक रिसर्च वाला, यहाँ पे पॉलिटी और साइंटिफिक रिसर्च की बात अगर हम करें तो पॉलिटी में आपके मेनली जो ये लोग टारगेट करते हैं वो गवर्नमेंट स्कीम्स को टारगेट करते हैं। गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, या जो मेजरली अभी हाल में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए होंगे हमारे मिनिस्ट्रियल या सेक्रेटेरियल अपॉइंटमेंट जो भी हुए होंगे उससे क्वेश्चंस आपके आएंगे। साइंटिफिक रिसर्च में जितने भी हमारे नए नए इनोवेशंस होते हैं, चाहे वो जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, डीआरडीओ है, या जो भी हमारा साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में काम करता है, उसके द्वारा जितने भी नए अचीवमेंट्स, नए डेवलपमेंट्स किए जाते हैं वो आपके हमेशा न्यूज़ में आता है और क्वेश्चन भी आता है। बिल्कुल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी कंट्री में क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो इसरो के थ्रू है, बार्क है, या जो भी, वो चीज़ आपको बिल्कुल पता तो होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप खुद एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़ने वाले हो, तो सोनू इस चीज़ का तो आपको आइडिया बिल्कुल होना ही चाहिए कि डेवलपमेंट में चीज़ें कैसे चल रही हैं, क्या चल रही हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है सोनू इंपॉर्टेंट जीके में, इन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। हाँ, तो मुश्किल से हमारे गिने चुने 7-8 कंट्रीज हैं नेबरिंग कंट्रीज, उनसे रिलेटेड क्या चीजें बच्चों को पढ़नी। अब यहाँ पे जितने भी हमारे कॉन्फ्रेंस या समिट किसी के साथ होते हैं, ठीक है, जो हमारे एडजेसेंट कंट्रीज हैं उसके साथ क्या पैक्ट साइन हुआ है, या उनके बीच अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उस पर क्या मेजर्स वगैरह लिए गए हैं, या क्या जजमेंट आया है, तो वो सब चीज़ें न्यूज़ में हमेशा रहता है। उस चीज़ को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। मेनली जो MOU या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है दो कंट्री के बीच में, तो वो बहुत ज़रूरी है कि किस टॉपिक के ऊपर, किस फील्ड के ऊपर वो पैक्ट साइन हुआ है। मेन जो क्वेश्चन आता है कि अगर ये सबमिट हुआ है तो इस सबमिट में इन दोनों कंट्री के बीच में किस टॉपिक के ऊपर जो पैक्ट साइन हुआ है वो पूछा जाता है। कोई अगर अग्रीमेंट है या कोई ऐसा पैक्ट है जिसमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट शामिल है कि इतने रुपए की कुछ डील साइन हुई है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन तो बहुत आएंगे। तो फैक्ट्स को तो आपको नोट्स बना के या पॉइंट्स बना के आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सोनू, अब बात करते हैं हमारे अब उसके अलावा जैसे हिस्ट्री में, ज्योग्राफी तो है ही आपकी बेसिक, कि आप बेसिकली, मैं हिस्ट्री में तो आपको बोलूंगा कि एम्फेसाइज करूंगा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि मॉडर्न से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं रादर देन जो एंशिएंट या मेडिवल है। ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपके जितने भी आंदोलन हुए हैं, या फिर गांधीयन एरा जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, उसके बाद से चीज़ों को लेके, या जो ब्रिटिश एरा स्टार्ट होता है, जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल वाले जितने भी मूवमेंट्स हैं उस पर आप लोग बिल्कुल टारगेट कीजिएगा, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और बेसिकली मुझे लगता है इस एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, आपको बहुत ऐसे थ्योरी या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे उस टॉपिक से। स्टैटिक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ठीक था गाइज, ये था इस सिलेबस और जैसे क्या एनालिसिस एग्जाम्स की, कैसे आपको पढ़ना था, कैसे आपकी प्रिपरेशन करनी थी, ये सारी चीज़ें, हर सेक्शन को किस तरह से आपको फोकस करना है, कैसे टारगेट करना है कि हम 1 घंटे में वो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करें। अरे सुनो, अब मैं एक वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो लास्ट मोमेंट में जो बच्चों को आप बुक सजेस्ट करोगे, इसके लिए जो दिशा ने डिज़ाइन भी की है और आपको आपने खुद उसमें काम किया, बताओ। अगर करंट अफेयर्स को आपको कवर करना है, उसमें अगर करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक भी जानना है कि कहाँ से रेट कर रहा है, तो जो हमारे क्वार्टरली मैगजीन्स हैं करंट अफेयर्स के, आप उस चीज़ को प्रेफर करो। साथ ही साथ जो हमारे प्रैक्टिस सेट या सॉल्व पेपर जो हमारे ICAR के लिए स्पेशल है, आप उस चीज़ को प्रेफर कर सकते हैं। वो बहुत सही तरीके से कंबाइन किया गया है, ठीक है। तो आप उसको प्रेफर करो और उसको सॉल्व करो। जितने भी प्रैक्टिस पेपर्स दिए गए हैं उसको सॉल्व करो। जो गाइड है उस पर देखो कि किस तरीके से चैप्टर्स हैं, क्या चैप्टर के अंदर है, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो उस चीज़ को आप प्रेफर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो जैसे सोनू ने बताया कि जो हमने ICAR की जो गाइड स्पेशली डिज़ाइन की है इस एग्ज़ाम के हिसाब से, इसके पैटर्न को फॉलो करते हुए, वो गाइड जो आप कम से 30 से 40 दिनों में उसको प्रॉपर पॉइंट्स को कवर करके एक अपनी बेस बना के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। साथ में प्रीवियस ईयर पेपर भी लगा है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, कम से कम 2000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। एटलीस्ट अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी पढ़ लोगे उसके, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन उससे एग्जाम्स में आ जाएंगे। साथ ही साथ 23 मॉक टेस्ट की एक बुक हमने रिलीज़ की है, जिसमें 23 मॉक टेस्ट हैं इसी पैटर्न पे बेस्ड, बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन किए हुए। तो आप बिल्कुल पर डे एक टेस्ट पेपर ज़रूर दो और हर दिन अपने आप को एनालाइज करो कि आपका क्या स्कोर रहा है, आप कितना डेली बेसिस पे इंप्रूव करते हो। ठीक है गाइज, तो आज के रणनीति में इस एग्जाम्स के लिए हमारे पास ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप चाहते हो अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इंप्रूव करना और लास्ट मोमेंट को अच्छे से यूटिलाइज करना, तो इन 2 बुक्स को आप ज़रूर प्रेफर करो और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप जल्दी से ये बुक को ऑर्डर करो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। इफ़ इन केस अगर आप नहीं भी करते हो तो भी गाइज मैं आपसे यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम, इस तरह के जितने भी वनडे एग्जाम से उनके लिए। ठीक है गाइज, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और सोनू, लास्ट टिप आपकी तरफ से। तो जैसे सर ने बोला कि प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो और उसको एनालाइज करना बिल्कुल मत भूलना। तो जब भी मॉक टेस्ट दो उसको एनालाइज करो कि किस पोर्शन में जो आप हैं वो वीक रह रहे हैं, क्या पोर्शन छूट रहा है, क्या क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है, तो उस चीज़ को एनालाइज करके थोड़ा सा उसको इंप्रूव करना है। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस इस एग्जाम को लेके हैं, कोई भी क्वेरीज, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग जाके पोस्ट कीजिए। सारे क्वेरीज के आंसर जो हैं वो कमेंट में आपको दिए जाएंगे हमारी तरफ से। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस क्वेरीज होंगे उसका आपको जवाब मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।